हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और निरंतर रूप से ये भी आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि पढ़ रहे होंगे। देखिए साथियों, आज अपन लोग स्पेशल एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। इतने दिन तक हम लोग राजस्थान जीके की सीरीज चला रहे थे और आज जैसा कि थंबनेल के ऊपर आप लोगों को प्रतीत हो रहा है, मैं एक नई सीरीज लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और वो नई सीरीज है संविधान की। देख लीजिए साथियों, संवैधानिक इतिहास एवं संविधान सभा। अपन क्या लोग पढ़ेंगे? अपन लोग पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास एवं संविधान सभा, संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर। और अपन लोग मेरे साथियों पढ़ेंगे MCQs आधारित श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आप लोगों को क्या मिलेंगे? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, गत ईयर्स आए हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे और आने वाली परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न बनने योग्य है वो संभावित प्रश्न भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। एक बार आप लोग इत्मीनान से प्रश्नों को देखना, जो उत्तर आपको आए उत्तर बताने की भी कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए साथियों, अपनी हमेशा से ही प्राथमिकता रही कि अपन क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। वो मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के अंदर जोश और उमंग को 7वें आसमान पर पहुंचाती है। आज की मोटिवेशनल लाइन देखिए, यह जरूरी नहीं है कि उजाला चिरागांव से ही होता है। ये जरूरी नहीं है साथियों कि उजाला है जो चिरागांव से ही होता है। शिक्षा से भी घर है जो क्या होते हैं? रोशन हो सकते हैं। और इनका ताज़ा उदाहरण आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये मत सोचना कि हमारे घर पर उजाला होगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कई उदाहरण ऐसे भी है जिनके घर लालटेन भी नहीं हुआ करती थी, वो लोग रोड लैंप के नीचे पढ़ रहे थे और आज वो अच्छे अच्छे ओहदे पर है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे घर पर वो सुविधा नहीं है, मेरे घर पर वो नहीं है, क्योंकि अपन लोगों को क्या करना है? लक्ष्य पर फोकस करना है। लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो बाधा जो अपने सामने कई बाधाएं आती है वो बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी और लक्ष्य क्या है? बड़ा सा लगेगा। तो हमारे को हमेशा हमेशा लक्ष्य पर ही फोकस करना। और आप लोगों के अंदर तो वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ज़िंदगी के अंदर कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना है और अपने अपने परिवार और अपने समाज के सपने जो पूरे करना। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सत्य कथन बताना है। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कौन सी बातें सही है, कौन सी गलत थी, वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को पहली बार नियमित किया गया। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को पहली बार नियमित किया गया। ऑप्शन बी कह रहा है भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है। जल्दी से आपके उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, उस एक्ट की क्या क्या खूबसूरती थी, क्या क्या खामियां थी, किस लिए एक्ट बनाया गया था। अब देखिए, 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं? पहली बात तो यह है कि इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार संपूर्ण भारत के अंदर व्यवस्थित तरीके से शासन व्यवस्था शुरू की गई थी। इस कारण से इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को पहली बार नियमित किया गया, तो ये तो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, यानी कि भारत के अंदर पहली बार गवर्नर जनरल का पद इस एक्ट के द्वारा ही शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही है। और बात करें गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया, बिल्कुल सर्जित किया गया था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गवर्नर जनरल, इसको नाम दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, इस बंगाल के गवर्नर जनरल, इस जीजी के अधीन कौन होते थे? होता था एक दो गवर्नर, एक था बॉम्बे और एक था मद्रास। यहाँ पर भी कौन से पद स्थापित किए गए थे? यहाँ पर भी किए गए थे गवर्नर के। ये गवर्नर जानकारी देता था गवर्नर जनरल को। ये गवर्नर जनरल जानकारी किसको देता था? ये देता था आपके ब्रिटिश संसद को। अब देखिए, तो भाई साहब ये बात भी सही हो गई कि गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया था। अगला ऑप्शन देखिए, कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी कि 1773 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। आपके थे पहले मुख्य न्यायाधीश सर इम्पे। तो ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा गलत कथन है जो गलत होगा? उपरोक्त सभी कथन क्या है मेरे साथियों? सही है। गवर्नर जनरल का पद भी स्थापित किया गया था। इसके द्वारा संपूर्ण भारत के अंदर शासन व्यवस्था ब्रिटिश संसद के द्वारा स्थापित की गई, पहली बार नियमित किया गया। और कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। और इस कोर्ट को क्या कहा जाता था? अपेक्स कोर्ट कहा जाता था। अपेक्स कोर्ट कहा जाता था। गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल तो भारत में था, लेकिन इस गवर्नर जनरल का नाम किया गया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम करने के पीछे रीजन भी क्या था कि सर्वप्रथम अंग्रेज है जो बंगाल के इर्द गिर्द, अपन कह सकते हैं बंगाल में सूरत में कोठी स्थापित की गई थी। संपूर्ण भारत पर इनका शासन नहीं था, इसी वजह से बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। इसके आगे देखिए, छोटी सी जानकारी मैं आपको और बता देता हूँ। 1833 के अंदर इसी बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो। पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल किया गया नाम, उसके बाद में वाइसराय किया गया था। 3 प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला प्रश्न क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला प्रश्न बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, दूसरा प्रश्न भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तीसरा प्रश्न बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और चौथा प्रश्न भारत का प्रथम वाइसराय। हर एक परीक्षा के अंदर 4 प्रश्न ये आते हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट करके इसके उत्तर बताइए। तो इसके अंदर ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा पहले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया था? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत की शासन व्यवस्था कंपनी के हाथों, यानी कंपनी की बात करें तो कौन सी कंपनी? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो देखिए मेरे साथियों, 1600 ईस्वी के अंदर आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी। कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले शासन ब्रिटिश ईस्ट, भारत किसके शासन की बात करें तो देखिए भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद में होता था ब्रिटिश संसद।
बात करें इस अधिनियम की कि कौन से अधिनियम के तहत सीधा है जो शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। 1773 का चार्टर 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख, या फिर भारत शासन अधिनियम 1833। सही उत्तर क्या होगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन है जो सीधा सीधा ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। अब देखिए मेरे साथियों, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए मीडिएटर का काम करती थी। हुआ क्या था, मैं पूरी जानकारी आपको फटाफट से बता देता हूँ। तब तक एक बार आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, अपन बात करें तो दक्षिण में धनुषकोटि तक ये क्लास पहुँच जाएगी, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ऐसी क्लास है कि ये क्लास अगर कोई देखेगा तो उसको 101% उसको फ़ायदा होगा, तो आप लोगों को भी क्या दुआएं मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले 1773 के एक्ट के तहत अभी हाल ही में अपन ने पढ़ा कि शासन व्यवस्था है जो ब्रिटिश संसद के हाथों में थी और संपूर्ण भारत में शासन व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित की गई। उसके बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये लिखा गया था कि प्रत्येक 20 साल बाद और अधिनियम आएंगे। तो 1773 के बाद में अपन बात करें तो देखिए 1773 20 साल ऐड करें तो हो जाएगा आपका 1793, ये हो गया 1773, 1793, 1813, 1833, 1853। हर 20 साल के बाद में कंपनी के द्वारा एक चार्टर एक्ट आता था। लेकिन भाई साहब 1853 तक आते आते क्या हो गया कि कंपनी के शासन से भारतीय इतने दुखी हो गए थे, क्योंकि कंपनी अत्याचार करती थी, शोषण करती थी, हिंसा फैलाती थी, भ्रष्टाचार फैलाती थी, तरह तरह के गिफ्ट लेती थी, यानी कि अपन कहे तो कंपनी खूब तरीके से शोषण करती थी। तो भारतीयों के अंदर कंपनी के प्रति खूब सारा असंतोष व्यक्त हो गया। तब जानकारी तो ब्रिटिश ताज तक भी पहुंचती थी, ब्रिटिश संसद तक भी पहुंचती थी। तो 1853 के एक्ट में ऐसा लिखा गया, पहले तो 1773 के एक्ट से कंटिन्यू रूप से अभिलेख चार्टर एक्ट जारी होते, तो उसमें लिखा जाता था कि प्रत्येक 20 साल तक शासन कंपनी चलाएगी। अब 1853 में लिख दिया कि ब्रिटिश संसद सुव्यवस्थित व्यवस्था करे तब तक शासन कंपनी चलाएगी, न कि 20 साल तक। ध्यान रखना, बड़े मुद्दे की बात है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है और अपन लोग क्या है बहक जाते हैं, यानी अपन कंफ्यूज में चले जाते हैं। 1853 के बाद में 20 साल के लिए कोई चार्टर एक्ट नहीं आया था। भारतीय जनता दुखी हो गई थी और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि 1857 के अंदर क्रांति भी कर दी थी। इसी के तहत 1858 के अंदर एक एक्ट बनाना पड़ा, किसको? ब्रिटिश संसद को। इसी को कहा जाता है कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के हाथों से सीधा शासन है जो ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया था, ब्रिटिश महारानी के हाथों में आ गया था। अब देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की कानूनी वैधानिक शुरुआत हुई? भारत में सांप्रदायिकता की कानूनी या वैधानिक शुरुआत की बात करें तो किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1822, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों 1909 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए साथियों, 1909 के भारत शासन अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिकता की कानूनी और वैधानिक शुरुआत हो गई। सांप्रदायिकता की बात करें तो ऐसे मत समझना कि एज सांप्रदायिकता आरक्षण की तरह थी। बिल्कुल आरक्षण और सांप्रदायिकता से कोई ज़्यादा लेना और कोई देना। सांप्रदायिकता की बात करें तो कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए गए जहाँ पर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, उनको ही निर्वाचन में वोट देने का अधिकार दिया गया था। और वो शुरुआत हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से। मार्ले था आपका भारत सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। मार्ले क्या था? भारत सचिव। जबकि वाइसराय कौन था?
मिंटो था। मार्ले ने वाइसराय को मिंटो को पत्र लेकर मना किया कि ऐसी शुरुआत मत कीजिएगा, लेकिन मिंटो ने कर दी। इसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता की कानूनी वैधानिक शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई। इसके अनुसार असत्य कथन छांटना है। कौन सा कथन है जो असत्य है? अधिराज्यीय डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार असत्य कथन छांटना है। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई थी, यानी अधिराज्यीय डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। तो भाई साहब बिल्कुल मोतीलाल जी नेहरू ने डोमिनियन या फिर अधिराज्य की मांग की थी। इस रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, बिल्कुल मौलिक अधिकारों का उल्लेख इस रिपोर्ट के अंदर है। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। 1909 के अंदर जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत आई थी, उसको स्वीकार कर लिया गया था, बिल्कुल स्वीकार कर लिया गया था। और इसका उत्तर हो जाएगा आपके सी, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की गई थी। यहाँ सीधा सीधा लिखा रहा है अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। बात करें 1929 कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर। रावी नदी के तट पर 1929, और ये हुआ था आपके दिसंबर के अंदर। इसकी अध्यक्षता कौन करे थे? अध्यक्षता कर रहे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब मोतीलाल जी के बेटे ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो ये है जो आपका सी आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद में आप भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर में हुआ था। उसके बाद में ये भी घोषणा कर दी गई थी कि अगले वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और अंतिम सप्ताह कौन सा था? 1930 की बात करें तो जनवरी, और जनवरी का अंतिम रविवार, और अंतिम रविवार था भाई साहब आपके 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर क्या लहराया गया था? तिरंगा लहराया गया था। उसी के बाद से अपन हमेशा के लिए 26 जनवरी को क्या मनाते थे? तिरंगा दिवस मनाते थे। और उसके बाद में भारत के आज़ाद होने के बाद में, भारत का संविधान लागू होने के बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथन और कारण वाला बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। कथन और कारण वाला पहले तो क्या है कि हाई लेवल के एग्जाम्स के अंदर आता था। सिविल सर्विसेज की बात करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करें, लेकिन आजकल मेरे साथियों ऐसे प्रश्न है जो कांस्टेबल, वनपाल, लेखपाल, पटवारी, ग्राम सेवक में भी मिलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत आराम से इत्मीनान से इस प्रश्न को पढ़िए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 है जो असफल रहा। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 हुआ जो असफल रहा। कारण कह रहा है कि गांधी व अम्बेडकर के मध्य मतभेद इसका मुख्य कारण था। भाई 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जो असफल हो गया। कथन है, कारण कह रहा है कि गांधी और अम्बेडकर के मध्य मतभेद हो गए, ये इसका कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है कथन सही कारण गलत। ऑप्शन बी कह रहा है कथन गलत कारण सही। ऑप्शन सी कह रहा है कथन व कारण दोनों सही, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कथन व कारण दोनों सही, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो आप लोग तो होशियार हो, आप जानते हैं कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। कैसे करें देखिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग किन किन ने लिया था? भारत की तरफ से गांधी जी ने लिया था, अम्बेडकर जी ने लिया था। अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य क्या हो गए थे? मतभेद हो गए थे। मतभेद होने के कारण गांधी जी बीच गोलमेज सम्मेलन को ही छोड़कर वापस आ गए थे। वापस आए थे, बॉम्बे उतरे थे। बॉम्बे की, पुणे की यरवदा जेल से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। पुणे और पुणे की येरवदा जेल, येरवदा जेल और येरवदा जेल से किया गया था गांधी जी को गिरफ्तार। उसके बाद में पूना पैक्ट भी हुआ था। ये अपन कहें कि मतभेदों का कारण क्या था, प्रश्न ये भी आ सकता है, या फिर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई दोनों के मध्य मतभेदों का कारण क्या था। तो ध्यान रखना, अम्बेडकर साहब तो चाहते थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र, किन के लिए, दलितों के लिए, जबकि गांधी जी ने कहा कि भाई दलित कोई मुस्लिम थोड़ी है, सिख थोड़ी है, कोई ईसाई थोड़ी, दलित तो हमारे वाले ही भाई है, तो इनके लिए कोई अपना सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र अलग की आवश्यकता नहीं है। इन कारणों से दोनों के मध्य हो गए थे मतभेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी व अम्बेडकर के मध्य पूना एक्ट, देखिए पूना एक्ट अपन कह सकते हैं पूना पैक्ट, क्या है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 को, या फिर 3 फरवरी 1928 को, या फिर 16 अगस्त 1932 को, 24 सितंबर 1932 को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, बहुत इजी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बात है नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कहाँ से जेल में डाला गया था गांधी जी को, मतभेदों के कारण क्या थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके डी, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में गांधी जी और अम्बेडकर जी अपन कह सकते दोनों की सहमति हुई थी। अम्बेडकर जी ने तो ये मान लिया था कि चलो रे रहने दो, कोई बात नहीं, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है तो इनको आरक्षण तो दे दो कम से कम, और गांधी जी ने कहा हाँ चलो ठीक है, इनको आरक्षण दे दिया जाता है। तो इन दोनों के मध्य सहमति बन गई थी। कब बनी थी, 24 सितंबर 1932 को बनी थी। देखिए 16 अगस्त 1932 की तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी। तो ये तिथि भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, निम्न में से 1935 के भारत शासन अधिनियम को की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम की नहीं है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, या फिर केंद्र में दोहरा शासन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, या संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। कौन सा कथन गलत है। तो देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान तो किया गया था, बिल्कुल सही बात है 1935 के अधिनियम के अंदर। अब देखिए 1935 के समय की बात करें, तत्कालीन बात, तो उस समय देखिए एक तो था, ये मान लीजिए क्या है, भारत है, लगभग एक आधा हिस्सा तो था अंग्रेज भारत, और कुछ में था देसी रियासतें। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में ऐसा लिखा गया कि अगर देसी रियासतें चाहे तो अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकती है। देसी रियासतों को छूट दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। केंद्र में दोहरा शासन लागू किया गया था, जी हाँ बिल्कुल केंद्र में दोहरा शासन लागू किया गया था, जबकि प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। बताइए। अब देखिए इस प्रश्न में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं कि कहीं तो उन्होंने पढ़ा कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, कहीं पढ़ा अपेक्स कोर्ट की स्थापना की, कहीं पे पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आप लोग तो पीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस प्रश्न में कभी गच्चा नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे कि मैंने पहले ही प्रश्न में आप लोगों के साथ में भली भांति अच्छे से जानकारी साझा कर दी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर इम्पे।
और स्थापना कब की गई? 1774 में की गई। वो अपेक्स कोर्ट था, अपेक्स की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय था। जबकि 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय को क्या कहा जाता था? फेडरल कोर्ट कहा जाता था। तो भाई साहब जी विशेषता कौन सी नहीं है? ये वाली विशेषता नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी आप लोगों को आना बहुत ही जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय था, जिस प्रकार अभी वर्तमान समय में भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली के अंदर, यानी वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद में अपन लोग अपील कहीं पे भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो 1733 के अधिनियम के तहत की गई थी। जबकि ये वाला न्यायालय था ना, इसके तहत अपील की जाती थी, और अपील की जाती थी लंदन की प्रिवी काउंसिल संघीय न्यायालय के विरुद्ध, और विरुद्ध की जाती थी अपील, और अपील की जाती थी लंदन, और लंदन की प्रिवी काउंसिल। तो एज ए ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह नहीं था, ये फेडरल कोर्ट था। जबकि ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। ये क्या था? सर्वोच्च न्यायालय था। संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेर, सर मॉरिस ग्वेर। अपन लोगों को क्या करना? तुलनात्मक अध्ययन करना साथ साथ में, जिससे कि आधी रात को उठा के कहना कि बेटा इसमें क्या होगा, तो आप लोग सही बताएंगे। समझ रहे? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जामिनर आपका एग्जाम ले रहा है, पहले वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। अब प्रश्न घुमाने वाले आएंगे। समझ रहे मेरी बात को? इस गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा के युग में आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जो अपना सपना है ना सफल होगा। यानी मंजिल तो अपने सामने खड़ी, और अपने क्या मंजिल तक चल के जाना है। स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। हजारों चैनल है वर्तमान समय में। मैं किसी चैनल की, किसी संस्थान की, किसी प्लेटफॉर्म की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। समझ रहे मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने कहा था? किसने क्या कहा था? पढ़ लीजिए, आपके सामने प्रश्न पड़ा है। इस अधिनियम में भारतीयों को ऐसा लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है, लेकिन उसी वक्त इंग्लैंड वासियों ने भी यह महसूस किया है कि भैया हमने तो कुछ नहीं खोया है। ये बात किसने कही है? किसने कहा कि 1935 के अधिनियम के बारे में कि भारतीयों को तो लगा कि सब कुछ मिल गया, जबकि इंग्लैंड वासियों को क्या लगा? हमने तो कुछ नहीं खोया है। बताइए किसने कहा? ये बात किसने कही है? बताइए, जल्दी बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, या फिर ए.बी. कीथ ने कही थी, या फिर गांधी जी ने कही थी, या मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी? तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने क्या कहा था? बताइए। दास्ता का घोषणा पत्र, दास्ता का घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक पुस्तक भी थी। कौन सी पुस्तक थी? बताइए। पुस्तक की बात करें तो बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसने कहा था? कि इंग्लैंड वासियों को तो लगा हमने कुछ नहीं खोया, भारतीयों को लगा हमको सब कुछ मिल गया था। ये कहा था आपकी ए.बी. कीथ साहब ने। किसने कहा था? ए.बी. कीथ साहब ने। बताइए ए.बी. कीथ साहब की पुस्तक कौन सी थी? तब तक बता दूं गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में। बताइए। और आप लोगों को कुछ आता कि नहीं आता बताने की कोशिश कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? बताइए। आप लोगों के कमेंट की वेट कर रहा हूं मैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे कोटेशन वाले। बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ बताइए किसने क्या कहा?
अरे बताइए बताइए। दास्ता को घोषणा पत्र गांधी जी ने कहा, नहीं अपने जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था, ए बी की सामने ये कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था बताओ भाई। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ये सड़ा गला है, सड़ा गला पत्थर। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है गांधी जी की, हिंद स्वराज। बताइए अगला प्रश्न देखिए, ये बताइए आप लोग, संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। और इस प्रश्न में तो आप गच्चा खाओगे ही खाओगे। क्यों खाओगे, देख लो, आपने खूब पढ़ा, संविधान की मांग इसने की, संविधान सभा की मांग इसने की, उसने ये कहा। लेकिन इस प्रश्न का जो लोग उत्तर से बताएंगे ना, मैं मानूंगा वाकई के अंदर आप लोगों ने संविधान पढ़ा है। ऐसे मत सोचना भैया कि संविधान बहुत ईजी है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। कितने लोग थे संविधान सभा के अंदर, दूरदर्शी सोच वाले थे। और जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय बाहर माहौल क्या था, आप लोग थोड़ा सोचिए। बताइए ये किसने कहा, अपने संविधान सभा की मांग रखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एम.एन. रॉय साहब थे, गांधी जी थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर भीमराव जी अम्बेडकर थे। बताइए किसने संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले। भीमराव अम्बेडकर साहब ने की थी क्या, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये थे आपके संविधान सभा की प्रारूप समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति को कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम भारतीय थे। अधिकांश उत्तर आ रहे हैं सी। कौन से उत्तर आ रहे हैं, सी। लेकिन सी उत्तर नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक साहब ने तो की थी 1895 और 1895 में की थी आपके संविधान की मांग। मैं बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से किसने मांग की थी सबसे पहले संविधान सभा की। बाल गंगाधर ने तो की थी, संविधान की मांग की थी। जबकि एम.एन. रॉय की बात करें तो 1934 के अंदर सबसे पहले इन्होंने की थी संविधान सभा की मांग। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए आप लोग। प्रश्न तो पूछ रहा है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से किसने की, आप बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। मेरे को पता है आप क्यों बता रहे हैं, मैं जानता हूँ आप ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हैं। ऐसे उत्तर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है और लोगों ने पढ़ाया भी है कि संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी। पहली या दूसरी लाइन यही होती है स्टार्टिंग में कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। लेकिन प्रश्न है संविधान सभा की मांग किसने की थी, कोई नहीं लिखाता है, बहुत कम लिखाते हैं क्योंकि उनको खुद को भी पता नहीं है। संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी व्यक्तिगत रूप से 1934 के अंदर एम.एन. रॉय साहब ने। और एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या है, मानवेंद्र नाथ राय। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटी छोटी बातें आपका सिलेक्शन करवाएगी। देखिए जो सब आता है, सबको आता है, सब सही करेंगे, अपने को उनसे कुछ हटके करना है, तभी इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। समझ रहे मेरी बात को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असुमलित छांटिए। असुमलित बताइए कौन सा असुमलित है। ऑप्शन ए के अंदर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है, सबको पता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए.बी. कीथ, सही बात है क्या। इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, वी.पी. मेनन। हिंद स्वराज, बी.आर. अम्बेडकर। बहुत ही ईजी प्रश्न है, काजू बादाम वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो सब सही करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, गांधी जी की है। और गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी, तो लिखी थी आपके 1909 के अंदर, 1909 में लिखी थी, 1915 के अंदर लिखी थी। बताइए 1909 में लिखी थी, 1915 में तो गांधी जी भारत आए थे वापस। अब देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ए.बी. कीथ। और अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा, ए.बी. कीथ ने क्या कहा था कि 1935 के अधिनियम में भारतीयों को तो लगा कि हमारे को सब कुछ मिल गया, जबकि इंग्लैंड वासियों को लगा कि हमने तो अभी तो कुछ नहीं खोया है। याद रखो साथ साथ में ना, मेरे को याद है ना, आपको क्यों याद नहीं है।
हाथों हाथ कमेंट आ जाना चाहिए कि एबी कीर साहब ने ये कहा था। वीपी मेनन, कौन थे वीपी मेनन? रियासती विभाग के सचिव, जबकि रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942 को, 30 मार्च 1942 को, 30 मार्च 1942 को, 24 मार्च 1946 को, या फिर 16 मई 1946 को? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताइए। तेईस मार्च। पर ऑप्शन ऐसे ही है ना, कंफ्यूजन वाले। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में तो आया था, आप लोगों को पता है, लेकिन 24 मार्च को आया था या 16 मई को आया था? अब देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपके 24 मार्च को आया था भारत, और 16 मई को दी थी अपनी रिपोर्ट। क्या दी थी? रिपोर्ट। और रिपोर्ट को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अच्छा, रिपोर्ट तो अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है प्रतिवेदन। ऐसे ही प्रश्न आएंगे भैया आपके, ऐसे में सोचना कि हल्के हल्के प्रश्न आएंगे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, सबको पता है। आया कब था? डेट 24 मार्च, जबकि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का गठन हुआ था, जबकि 30 मार्च 1942 को एक क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? इसका अध्यक्ष कौन था? फटाफट से कमेंट करके बताइए, देखता हूँ आप लोगों को कितना आता है। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य लिए गए थे? कैबिनेट मिशन भारत 1946 के अंदर आया था, अपने अभी पढ़ा। अब देखिए प्रश्न अगला पूछ लिया कि भारत में कितने सदस्य लिए गए थे ब्रिटिश भारत से। यहाँ से एक बार आप फिर गच्चा खाएंगे। क्यों गच्चा खाएंगे? आप लोग जानते हैं 396 सदस्य लिए थे, नहीं सॉरी 389 सदस्य लिए थे, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है ऐसे ही भैया, आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है। सबके उत्तर देखिए, देखता हूँ उत्तर क्या आ रहा है। प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य लिए गए थे? मोस्टली उत्तर आ रहे हैं ए। आपकी कोई गलती नहीं है, आपके उत्तर सही आ रहे हैं। उत्तर ए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जब तक ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आप यहीं उलझे रहेंगे, सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी। आप बताएंगे 389। ब्रिटिश भारत, गेटिंग माई पॉइंट, ब्रिटिश भारत। ऑप्शन प्रश्न में क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारत। सबका उत्तर आ रहा है ए, 389 सदस्य थे, लेकिन एग्जामिनर ने अपने को थोड़ा सा घुमा दिया, हिला दिया। ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? अब देखिए अब उत्तर चेंज हो रहे हैं, अब लोगों को उत्तर आ रहे हैं, ये देखो सी आ रहा उत्तर। क्या कमाल की बात है, वाह भैया वाह, उत्तर सी आना शुरू हो गया। मैंने थोड़ा सा आपको सही रास्ते पे ले जाने की मैंने कोशिश की, आपके उत्तर चेंज हो गए। अभी भी गलत है उत्तर, अभी भी गलत आ रहे हैं आपके उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 389 तो कुल सदस्य थे, कुल सदस्य, जबकि 292 ये थे आपके ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, और 4 सदस्य थे आपके ब्रिटिश प्रांत, या फिर अपन कह सकते हैं इनको ABCD वाले केंद्र शासित प्रदेश। ए से हो जाएगा आपका अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली। इसका उत्तर क्या? ब्रिटिश भारत से। देखिए ब्रिटिश भारत से आपका सही उत्तर होगा आपके सी, 292 सदस्य थे। जबकि अब साथ में चीफ कमिश्नरी प्रांत, क्या चीफ कमिश्नरी प्रांत को भी ले लेते हैं ना, तो सदस्य हो जाएंगे आपके 296। देखता हूँ कमेंट क्या आ रहे हैं आप लोगों के। किसी का सी, किसी का डी। हाँ इसको थोड़ा जूम कीजिएगा, कमेंट को थोड़ा जूम कीजिएगा। किसी के सी आ रहे हैं उत्तर, किसी के डी आ रहे हैं।
हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य लिए गए? ए वाले तो बिल्कुल ही गलत हो, ए वाले तो बिल्कुल ही गलत हो। और 93 ये थे आपके देसी रियासत। अब देखिए 292 और 4 कितने हो जाएंगे? 294। कितने हो जाएंगे? इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 294 और 294 आपके ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ब्रिटिश प्रांत प्लस चीफ कमिश्नरी। 296 में आप 93 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 389। तो अपने को इस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करनी है। कैबिनेट मिशन योजना, अब यही प्रश्न कैसे आ जाता? कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय संविधान सभा में लिए गए? तो 389 आपका उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न पूछ ले कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों से कितने सदस्य? 93। केवल और केवल ब्रिटिश प्रांत से 92, ब्रिटिश प्रांत प्लस चीफ कमिश्नरी प्रांत से 296। ठीक है मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, संविधान सभा के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। बिल्कुल सही है कि संविधान सभा का गठन 389 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अभी हाल ही में अपन ने पढ़ा 93 सदस्यीय देशी रियासतों से आए, जबकि 296 ब्रिटिश प्रांत प्लस चीफ कमिश्नरी प्रांत से आए। समझ मेरी बात? ABCD 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। इस योजना के तहत संविधान सभा में कुल, वेरी गुड, ये प्रश्न आ गया ना, मैंने कहा था ना ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। कुल सदस्य 389, कुछ सदस्यों का सभा में मनोनयन हुआ, बिल्कुल कुछ सदस्यों का सभा में मनोनयन हुआ था। शेष सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा हुआ। भाई साहब जी आपने पढ़ा भी है कि शेष कुछ सदस्य तो मनोनीत हुए थे, कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था आपके प्रत्यक्ष जनता नहीं, विधानसभा के सदस्य, उन्होंने उन सदस्यों का चुनाव किया गया था एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। और किन्होंने किया था? विधानसभा के सदस्यों ने किया था उनका चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया था जनता ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा में 15 में से 14 महिलाएं निर्वाचित थी, जबकि एक महिला सदस्य मनोनीत थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी। 14 महिलाओं का तो क्या हुआ? निर्वाचन, जबकि एक महिला क्या थी? मनोनीत। और वो मनोनीत महिला कौन थी? फटाफट से बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, बताइए। हाँ, ए बी सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। हाँ बताइए बताइए, कुछ लोगों के कमेंट सही भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका डी, एनी मसेकर। और एनी मसेकर थी आपकी केरल, ये हुई थी क्या? मनोनीत। बाकी सभी का क्या हुआ था? चुनाव। और भाई साहब 15 महिलाएं थी, और इन 15 में से ये चारों महिलाएं हैं ना, इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग भी नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? एनी मसेकर ने तो इसलिए भाग नहीं लिया था कि केरल से वो देशी रियासतों से मनोनीत होकर आई थी, और पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें देशी रियासतों ने बहिष्कार किया था, तो इसने भाग नहीं लिया। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित ये है आपके जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर। ये आपके यूएनओ की महासभा और महासभा की पहली अध्यक्ष थी। तो ये उस समय गई हुई थी यूएनओ की महासभा के अंदर, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो इसने भाग नहीं लिया था।
बात करें बेगम अयाज रसूल, बेगम रयाज रसूल थी मुस्लिम लीग से, और मुस्लिम लीग में भी क्या क्या था, बहिष्कार किया था। हाँ अब आ रहे हैं आपके उत्तर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं ना। हाँ अब हाँ वही तो, बिल्कुल वैसे बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए ना, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो विजयलक्ष्मी पंडित तो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर यूनियन के अध्यक्ष अपना महासभा में गई हुई थी। बेगम अयाज रसूल मुस्लिम लीग से संबंधित थी। राजकुमारी अमृता कौर की बात करें ना, तो ये WHO की वहाँ सदस्य थी, तो वहाँ गई हुई थी। तो चारों महिलाओं ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही आपके ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा के प्रथम सत्र में संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 389, 296, 207, 211। तब तक मैं आपको बता दूं, 389 तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389। 396 ये ब्रिटिश भारत प्लस चीफ कमिश्नरी प्रांत के सदस्य थे। अब आपके उत्तर आप यहाँ उलझ रहे हैं। क्यों उलझ रहे हैं? कि आपके पास यही ज्ञान है इसलिए उलझ रहे हैं, गच्चा खा रहे हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये प्रश्न अभी तक 1-2 बार आया हुआ, लेकिन इसका ट्रेंड चल गया। संविधान सभा के प्रथम सत्र आपके ऑप्शन में आ रहे हैं ना, सी। तो ये तो संविधान सभा की पहली बैठक, ये भाई साहब आपके पहली बैठक में थे। अपन बात करें प्रथम सत्र, तो प्रथम सत्र में कितने थे? 211 थे प्रथम सत्र, 211 थे। अब देखिए कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? हर चीज सही नहीं बता पाओगे, हालांकि कुछ लोग बता भी पाएंगे, लेकिन मोस्टली नहीं बता पा रहे, क्योंकि उन्होंने यही पढ़ा है। संविधान सभा की दूसरी बैठक तो हो गई थी आपके अगले दिन ही, 9 दिसंबर के बाद में अगला दिन आता ना 10 दिसंबर, उसी दिन हो गई थी। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। BR अम्बेडकर जी तो थे आपके अध्यक्ष, क्या थे? अध्यक्ष थे। जबकि हीरालाल जी शास्त्री बताइए क्या थे? मोहम्मद सादुल्ला क्या थे? KM मुंशी क्या थे? KM मुंशी की बात करते इसी को कहा जाता है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये सदस्य थे। और ये थे आपके मूलतः कांग्रेसी। मोहम्मद सादुल्ला थे आपके मुस्लिम लीग से, और हीरालाल जी शास्त्री आपके सदस्य नहीं थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए आपके आ रहे ना कि हीरालाल जी शास्त्री थे, प्रश्न क्या पूछ रहा वो देखिए। मैंने ये थोड़ी पूछा था कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे। आप सोचिए प्रश्न के बारे में। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैंने शुरू से प्रारंभ से ये कहा था कि ये एपिसोड अलग ही होगा। आप कह रहे हो कि हीरालाल शास्त्री तो संविधान सभा के सदस्य थे। हाँ बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ कि संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन प्रश्न में क्या लिखा हुआ? अरे भैया इसको तो पढ़ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि प्रारूप समिति के सदस्य। क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? मेरे को भी पता है कि संविधान सभा के सदस्य थे। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रारूप समिति के सदस्य। हीरालाल जी शास्त्री कान खोल के सुन लीजिए, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। समझ रहे मेरी बात को? संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल थे, जयपुर से थे, लेकिन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए। संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? बहुत इजी प्रश्न है। कितने सत्र हुए थे? 12 हुए थे। 11 + 1
11 तो 17 होते ऐसे में समझना कि 11+1 हमारे को भी पता है 12 होते। मेरे कहने का मीन्स ये है 11 तो एज इट इज स्पष्ट शत्रु हुए थे, और अंतिम बैठक जो कि 24 नवंबर को हुई थी उसको भी एक सत्र मान लिया गया था। तो सत्र कितने? 12। आगे चलें। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन कुल कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए भैया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इस दिन कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? बताइए। जोर आएगा बताने के अंदर, हल्के में ले रहे ना आप? बताइए इस प्रश्न को, बताइए इस प्रश्न को तो बताओ आप। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं आपके, बिल्कुल दिख रहे हैं आपके उत्तर। सी डी बी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ भाई। हाँ बताइए सही उत्तर बताने की कोशिश की। अभी तो आपके 4 ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। बताओ। सही उत्तर कौन बताएगा? बताओ। बताओ बताओ सही उत्तर बताओ। 207 होगा, 324 होगा, 299 होगा? बताओ। सही उत्तर हो जाएगा आपके 284 सदस्यीय संविधान सभा की 24 नवंबर को अंतिम बैठक हुई। देखिए 207 तो पहली बैठक, 299 हो जाएंगे आपके स्वतंत्रता के समय, 284 हो जाएंगे आपके कब? अंतिम बैठक, और 324 हो जाएंगे मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर। ऐसे ही प्रश्न आएंगे भैया। अगला प्रश्न देखिए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इस दिन कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए? कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 14 लागू हुए थे, या फिर 16, या फिर 20, या फिर 395? 395 तो क्या है वर्तमान में, ये तो सबको पता है। ऐसे 449 से ज़्यादा है, वो सब क्लोज है। क्या है? सब क्लोज। अब देखिए संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से। क्या हुआ था? आंशिक रूप से। इस दिन आपके अनुच्छेद लागू हुए थे 16 की भी बात करें तो 15+1 आपके मन के अंदर आएगा कि ये 15+1 क्या, सीधे 16 लिख देते। इसके पीछे भी राज है, और राज ये है 5, 6, 7, 8, 9, 11 जो भी अनुच्छेद थे वो तो लागू हुए थे, लेकिन एक अनुच्छेद है संविधान का आर्टिकल, और आर्टिकल है 394। इस अनुच्छेद के अंदर आज भी ये लिखा हुआ है कि ये अनुच्छेद लागू हुए थे। 15 अनुच्छेदों का तो स्पष्ट उल्लेख है, और 16 ये खुद है 394। इसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था उस दिन ये अनुच्छेद लागू हुए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न। और आप में से किसी को आता है 16 अनुच्छेद कौन कौन से हुए थे लागू उस दिन? फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए, देखता हूँ पहले कौन बताता है। किसने कहा कि संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है? किसने कहा था बताइए? संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लगने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब दूल्हा शादी किसके साथ करेगा? कहा किसने था ये बताइए, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए किसने कहा था? हाँ बताइए। ए, बी, डी,
क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बताइए सही उत्तर बताइए भाई। किसने कहा कि संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा, या फिर सर जॉन साइमन ने कहा था? बता देता हूं कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने तो कहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन बुक है। इसकी एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। बुक का नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन। तब तक उत्तर बताइए। कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। ये पुस्तक है आपकी किसकी? ये पुस्तक है आपकी ग्रेनविल ऑस्टिन की। इस पुस्तक में भी एक बात लिखी थी, वो भी बताऊंगा, लेकिन तब तक हाँ क्या आ रहा है? डी सी। सही उत्तर बताइए भाई, सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा सही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चर्चिल ने कहा था, बिल्कुल चर्चिल। अब उत्तर से आने लगे। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? संविधान सभा ऐसी सभा है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यानी ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और क्यों कहा था? आपके मेंस का इंटरव्यू होगा ना, उसमें भी पूछ सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने ऐसा क्यों कहा था। तो ध्यान रखना, ऐसा इसलिए कहा था जब संविधान सभा शुरू हुई थी, प्रथम बैठक के अंदर आपको पता है देशी रियासतों ने भी बहिष्कार किया था और अपन मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया था। उस समय कहा था आपके चर्चिल ने, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के दौरान कहा कि ये तो ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। इस पुस्तक के अंदर ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा के बारे में कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा और संविधान सभा ही कांग्रेस है। बहुत अच्छा कोटेशन है, आप लोगों को याद रखना। कांग्रेस ही संविधान सभा और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की कठिन शब्दावली, कठिन संविधान सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। कठिन शब्दावली, आपको पता है भारतीय संविधान क्या है? लचीला भी है, कठोर भी है। उसी प्रकार से इसकी शब्दावली भी क्या है? कठिन है। तो आइवर जेनिंग्स ने कहा कठिन शब्दावली के कारण भारतीय संविधान को कि ये तो है आपके वकीलों का स्वर्ग है। जबकि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? ये तो ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है। जबकि सर जॉन साइमन ने क्या कहा था? बताइए। सर जॉन साइमन ने कहा था हिंदुओं की सभा है, हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा क्या है? क्या कमेंट आ रहे हैं आपके? संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। हाँ बिल्कुल, अब आपके करीब करीब शब्द सही आ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज का एपिसोड, इसमें ये आप लोगों के सामने मैंने प्रश्न रखे संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा से संबंधित। हालांकि कुछ प्रश्न इजी भी थे, कुछ कठिन भी थे। अब आप लोगों को ये क्लास अगर पसंद आए, सीरियसली कह रहा हूँ, अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, आगे से आगे तक फैलाना। कुछ लोग शुरुआत के अंदर कहते हैं, प्रारंभ में कहते हैं इसको शेयर कीजिए, इसको घंटा दबाइए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ये कीजिए। हम ये नहीं कहते, हम क्लास के बाद में कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम क्लास निरंतर रूप से भी लाएंगे। समझ रहे? क्योंकि हमारी कोर टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है। आप लोग भी उठ जाइए, जग जाइए, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। मित्रों, आप अपना 100% दीजिए, हम आप लोगों के साथ पुरजोर तरीके से हम हमारा पूरा देंगे। हमारी पूरी टीम पीसीसी आपके साथ में है। धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। क्लास अच्छी लगी तो क्या
शेयर जरूर करना। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस क्लास को मनोयोगपूर्ण देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।